नमस्कार बच्चों, मैं संजीत एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संजीत WWTC पे। बच्चों, आज के क्लास में एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 का हिस्ट्री लेकर आया हूं, जिसका टॉपिक है रूसी क्रांति यानी कि रशियन रिवॉल्यूशन। आज के क्लास में मैं आप लोगों को एक बार पुनः इतिहास को एक मज़ेदार तरीके से आप सबों के बीच प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिससे आज तक आप सबों की ये जो धारणा बनी रही है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स बेवफा, रात को पढ़ो दीन को सफ़ा, ये प्रमुख शायरी जो है आप लोगों ने कई बार कई लोगों से सुना होगा। लेकिन यदि वाकई में आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटी को या इकोनॉमिक्स को मज़ेदार तरीके से पढ़ते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं बच्चों कि ये सब्जेक्ट भी उतना ही इंटरेस्टिंग है जितना कि आपके लिए मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट होता है। इसलिए इस बात को दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स बेवफा, रात को पढ़ो दीन को सफ़ा। तो आइए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इतिहास कोई बोरिंग सब्जेक्ट नहीं, बल्कि इतिहास जो है वो एक मज़ेदार सब्जेक्ट है। तो आइए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा टॉपिक है रशियन रिवॉल्यूशन यानी कि रूसी क्रांति। रूसी क्रांति के विभिन्न कारणों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सबों को आवश्यकता है कि रूस से जुड़ी हुई कुछ बेसिक जानकारियां हम लोग हासिल कर लें। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जार, एक शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है जार। तो जार क्या है बच्चों? तो जार क्या है कि रूस के शासक को जार कहा जाता था। इसमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है। हमारे यहाँ शासक के नाम दिया गया, हमारे यहाँ राजा की संज्ञा उसे दी गई है। ठीक उसी प्रकार से आप लोग पहले चैप्टर में पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि फ्रांस के शासक को लुई कहा जाता था, और आप जान चुके हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुई थी वो लुई 16 के समय हुई थी। तो ठीक इसी प्रकार से रूस में जो शासक होता था, जो राजा होता था, उसे किस नाम से जाना जाता था? तो जार के नाम से जाना जाता था। ठीक है। एक और शब्द आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, क्या है? ड्यूमा। तो रूस की संसद को क्या कहा जाता था? तो ड्यूमा की संज्ञा दी गई थी। रूस की संसद यानी कि ड्यूमा। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है ना, संसद भवन, उसी प्रकार से रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता था। क्रांति रूस में जो हुई थी वह 1917 ईस्वी में हुई थी, लेकिन मैं NCERT के अनुसार ही थोड़ा सा बैक आप लोगों को लेकर चलता हूं, ताकि आप इन चीज़ों को भली भांति बेहतरीन तरीके से समझ सके, है ना। तो आइए 1914 ईस्वी का रूस, यानी कि 1914 ईस्वी का रूस कैसा था? तो आपको पता होना चाहिए कि 1914 ईस्वी का जो रूस था वो आज के रूस की तुलना में काफ़ी विशाल था, काफ़ी बड़ा उस समय का रूसी एम्पायर था, रूसी साम्राज्य था। उस समय के रूस में मॉस्को के अलावा, यानी मॉस्को के आसपास के क्षेत्रों के अलावा बहुत सारे आज के स्वतंत्र देश भी रूसी साम्राज्य के हिस्सा हुआ करते थे। तो समझिए कि उस समय रूसी साम्राज्य में आज के कौन कौन से स्वतंत्र देश जो शामिल थे। तो सबसे पहले फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन एवं बेलारूस। ठीक इसी प्रकार से जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। यानी ये जितने भी राष्ट्र आप देख रहे हो, जितने भी ये नाम आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये सभी के सभी उस समय के रूसी साम्राज्य के कहीं ना कहीं वो पार्ट थे, रूसी साम्राज्य के हिस्सा थे। और इन तमाम विशाल साम्राज्य के ऊपर रूस के शासक यानी जार का शासन हुआ करता था। किन किन लोगों का शासन हुआ है उसके बारे में भी आज के वीडियो पे हम लोग बात करेंगे। तो बच्चों, ये आपके NCERT बुक में भी नाम दिया हुआ है। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को इतने नामों को याद रखने में भी प्रॉब्लम हो सकता है कि फिनलैंड याद रखे, कि लातविया याद रखे, कि यूक्रेन याद रखे, कि बेलारूस या अजरबैजान याद रखे, या आर्मेनिया याद रखे। तो इसके लिए भी आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, और बस एक ट्रिक याद रखिए ना कि बेटा आज पाल फ्लू, कि बेटा आज फ्लू को आप क्या करो, पाल लो।
है ना। मैं वो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन एक ट्रिक बनाया हूँ आप सबों के लिए। बेटा आज पाल फ्लू, बेटा आज पाल फ्लू, यदि इस नाम को आप याद रखते हो तो बिल्कुल ये सारे राष्ट्र जो है ना वो कवर अप हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है बेटा, तो बीई यानी बे से क्या हो गया बच्चों, बेलारूस हो गया। ए फॉर आर्मेनिया, ए फॉर अजरबैजान और जे फॉर क्या हो गया, जॉर्जिया। यानी आज वर्ड जो है, आज से ये आपके 3 राष्ट्र कवर हो जा रहे हैं, आर्मेनिया, अजरबैजान और जे फॉर जॉर्जिया। ओके, फिर यहाँ पर एक और वर्ड है पाल, तो पी से क्या हो गया, पोलैंड, ए से आपका हो गया एस्टोनिया और एल से लातविया कह दीजिए, लिथुआनिया को आगे हम लोग देख लेंगे। एफ से आपका फिनलैंड और एल से आपका लिथुआनिया हो गया और यू से आपका यूक्रेन हो गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये 4 वर्ड केवल आपको याद रखना है। कौन कौन सा, बेटा आज पाल फ्लू, बेटा आज पाल फ्लू। यदि आप ये 4 वर्ड को याद रखते हो तो 1914 ईस्वी के रूसी साम्राज्य में कौन कौन से राष्ट्र शामिल थे, इन सभी नामों को आप बहुत ही आसानी से याद रख पाएंगे। ठीक है, आइए अब और आगे लेके चलते हैं। अगला टॉपिक है कि क्रांति के समय शासक, कि उस समय जिस समय रशिया में क्रांति होती है, रूसी क्रांति होती है, 1917 ईस्वी की क्रांति होती है, चाहे अक्टूबर क्रांति की मैं बात करूं या नवंबर क्रांति की बात करूं, उस समय वहां पे शासक कौन थे। ऐसा तो नहीं होगा कि रूस में पहले से ही किसी पार्टिकुलर का शासन चल रहा था। तो इन घटनाक्रम को समझने के लिए आपको जानना होगा कि रूस में क्रांति के समय किसका शासन था। तो जार निकोलस द्वितीय का शासन था, यानी कि जार निकोलस सेकंड का शासन था। ठीक है, अब मैं वहां किसी भी देश की कोई पार्टिकुलर धर्म होती है ना, किसी धर्म के लोग जो होते हैं वो बहुसंख्यक होते हैं, मैजोरिटी में होते हैं, तो वहां पर भी रूस में जो मुख्य धर्म था वो कौन था, ईसाई धर्म को मानने वाले जो थे वो बहुमत में थे, यानी रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी जो थी वो वहाँ की बहुमत में थे। लेकिन इसके अलावा अन्य धर्मों के फॉलोअर्स भी वहाँ रूस में निवास करते थे, जैसे यहूदी, मुस्लिम, बौद्ध आदि। यानी मेन धर्म की यदि मैं बात करूं तो वहां का हो गया ईसाई, और ईसाई में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों शाखाओं के लोग थे। ठीक है, तो ईसाई में दोनों हो गए, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। साथ ही साथ वहां पे किन धर्मों के लोग रहते थे, यहूदी, मुस्लिम, बौद्ध इत्यादि। ठीक है, तो बेसिक चीजें जो है वो संक्षेप में मैं आप सबों को समझा दिया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्रांति के कारण, कि वे कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से जो है वो रूस में इतनी बड़ी क्रांति हुई। और मैं आपको बताऊं कि पहले के क्लासेस में मैं जब फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा रहा था तो उस वक्त भी मैं इस बात पे बहुत ही डीप चर्चा किया था कि क्रांति जो होती है बच्चों कभी भी किसी एक घटना की वजह से नहीं होती है, बल्कि विभिन्न घटनाओं की जो कड़ी होती है, विभिन्न लंबे समय से जो जनता में असंतोष और आक्रोश की भावना पनपती रहती है, क्रांति जो होती है उसी का परिणाम होता है। तो जब रूस में क्रांति हुई तो स्पष्ट है कि कोई एक वजह से क्रांति कदापि नहीं हो सकता है। तो आइए कौन कौन से ऐसे वजह थे जिस वजह से रूस में क्रांति हुई। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे निरंकुश शासन व्यवस्था, यानी कि रूस में जो क्रांति होती है उसका मुख्य वजह क्या रहती है, निरंकुश शासन व्यवस्था। यानी रूस में उस समय उस समय की बात कब, यानी 1917 ईस्वी में जो शासन तंत्र था वो निरंकुश तंत्र था, है ना। शासकों का जो मुख्य सिद्धांत था वो निरंकुशता और दैवीय शक्ति के सिद्धांत पर आधारित था। यानी वहां पे लोकतंत्र नहीं थी, बल्कि वहां के शासन का जो मुख्य आधार था वो क्या था, निरंकुशता और दैवीय शक्ति का सिद्धांत। यानी जो राजा होते थे वो अपने आप को गॉड का डेलीगेट समझते थे, प्रतिनिधि समझते थे, और वे अपने आप को
दैवीय शक्ति से निपुण माना करते थे। वो अपने आप को एक आम जनता के रूप में कभी भी स्वीकार अपने आप को नहीं किया और अपने आप को दैवीय शक्तियों से जोड़कर दिखाने की कोशिश करता रहा। ठीक है, अब मैं बात करूं वहां के कुछ शासकों की, तो सबसे पहले आ रहा है अलेक्जेंडर प्रथम और निकोलस प्रथम, यानी अलेक्जेंडर वन, यानी ये सभी जो है वो 1917 की क्रांति के पहले के शासक हैं। तो अलेक्जेंडर वन भी और निकोलस वन भी काफी दमनकारी शासक थे। आपको समझना होगा कि इन लोगों का जो शासन का सिद्धांत था वो कैसा सिद्धांत था भाई। तो निकोलस वन का भी और अलेक्जेंडर वन का भी जो शासन का सिद्धांत था वो भी कैसा था, निरंकुश और काफी दमनकारी था। परंतु जब अलेक्जेंडर द्वितीय का शासन था, यानी अलेक्जेंडर सेकेंड का शासन था, तो इसने अपने शासन काल में बहुत सारे सुधारात्मक कार्य किए, यानी कि इसने जनता के हित में कार्य करना प्रारंभ किया और जनता के दिलों को जीतने की कोशिश की। इस वजह से क्या हुआ कि जनता के भीतर भी एक नई आशा और एक नई उम्मीद की किरण जाग जाती है और वे भी अब और ज़्यादा सुधारों की मांग करने लगते हैं। यानी किसके शासनकाल में? अलेक्जेंडर द्वितीय। इसने जनता को सपने देखने की, समझिए कि ख्वाहिश जगा दी, जनता को अपने अधिकारों के लिए जागृत किया। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ कि अलेक्जेंडर द्वितीय से अलेक्जेंडर सेकेंड से सामंतों और जमींदारों का जो है वो विरोध शुरू हो जाता है। मतलब सामंत वर्ग जो रहते हैं रूस के, या जमींदार वर्ग जो रहते हैं, वो अलेक्जेंडर द्वितीय की इस नीति का भरसक विरोध करने लगते हैं कि आप जनता के हित के लिए कार्य करना क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। तो इसका परिणाम क्या होता है कि अलेक्जेंडर द्वितीय जो कल तक सुधारात्मक कार्य कर रहा था, उसने भी सुधारात्मक कार्य करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ कि जनता तो जाग चुकी थी, जनता तो अपने अधिकारों की मांग करने लग गई। तो अब इसी का एक यही जो है वो एक कारण बनता है और वह रूसी क्रांति को आगे लेके चलता है। आइए, जब जार निकोलस द्वितीय का शासन आता है तो यह भी कैसा था, निरंकुशवादी शासक था और इसका मानना ही था कि एक जार, एक चर्च और एक रूस। एक जार मतलब पूरे रूसी साम्राज्य में ऑल इन ऑल कौन रहेगा, तो सिर्फ जार रहेगा, यानी कि मैं रहूंगा। एक चर्च और धर्म, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ईसाई तो जरूर था, लेकिन वहाँ पे यहूदी धर्म के लोग भी थे, मुस्लिम भी थे, बौद्ध भी थे। लेकिन सत्ता वर्ग के द्वारा, यानी सरकार के द्वारा, शासक के द्वारा, जार निकोलस द्वितीय के द्वारा प्रायोरिटी जो दी जा रही थी, प्राथमिकता जो दी जा रही थी, वो सिर्फ चर्च को दी जा रही थी, यानी कि ईसाई धर्म को ही प्राथमिकता दी जा रही थी और अन्य धर्मों को कहीं न कहीं उपेक्षित करने का काम किया जा रहा था। और एक रूस मतलब रूसी साम्राज्य भी जो था वो काफी विशाल था, वो उसको बिल्कुल एक सूत्र में बांध कर भी रखना चाहता था। इसीलिए उसने एक नारा दिया था, उसका एक चर्चित नारा है कि एक जार, एक चर्च और एक रूस। आइए, इसी के समय में और क्या क्या हुआ कि इसी के समय में रूस जापान का युद्ध होता है। यानी जार निकोलस द्वितीय का जिस समय शासन रहता है, उसी समय रूस और जापान के बीच एक बहुत बड़ी युद्ध होती है, जिसमें रूस को काफ़ी पराजय की सामना करनी पड़ती है, काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, जिस वजह से रूस की जनता में असंतोष की भावना जो है वो जागृत हो जाती है, क्योंकि कुशल नेतृत्व यहाँ पे नहीं हो पाता है। शासक जो रहता है वो रासपुतीन, हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, है ना। रूस का सत्ता के ऊपर, शासक के ऊपर रासपुतीन का जो प्रभाव रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। इस वजह से सही निर्णय नहीं हो पाते हैं और जापान के हाथों रूस को काफ़ी पराजय की सामना करनी पड़ती है ना। तो इस असंतोष को भी दूर करने का जार निकोलस जो है वो भरसक प्रयास करता है। क्या करता है भाई कि उसने ड्यूमा के गठन का अनुमति दे दिया।
कि ठीक है, ड्यूमा से आप परिचित हो चुके, रूस की संसद है ना। तो रूस की जनता को खुश करने के लिए जार निकोलस द्वितीय के द्वारा एक कदम उठाया जाता है, और वो कदम क्या है कि 1905 ईस्वी में ड्यूमा के गठन की वह अनुमति देता है, परंतु बाद में वह उस ड्यूमा को भंग कर देता है, यानी प्रथम ड्यूमा को जुलाई 1906 ईस्वी में ही भंग कर दिया। ठीक इसी प्रकार से जो द्वितीय ड्यूमा हुआ, यानी सेकेंड टाइम जब ड्यूमा का गठन हुआ, उसको भी जून 1907 ईस्वी में भंग कर दिया। और तीसरे ड्यूमा का जब गठन होता है तो उसमें वह अपने सपोर्टर्स को इंक्लूड कर देता है, मतलब तीसरे ड्यूमा में जो ज़्यादातर सदस्य रहते हैं वो कहीं ना कहीं जार निकोलस के ही लोग होते हैं। तो इससे जनता में असंतोष की भावना और भी ज़्यादा बलवती हो जाती है कि आपने एक तरफ क्या कर रहे हो कि ड्यूमा का गठन कर रहे हो दिखाने के लिए, दूसरी ओर क्या कर रहे हो कि पहले ड्यूमा को अपने समय के पहले भंग कर दिए, दूसरे ड्यूमा को भी आपने समय से पूर्व ही समाप्त कर दिया, और जब तीसरे ड्यूमा का गठन भी हुआ तो उसमें अपने लोगों को ही ज़्यादातर शामिल कर दिए, जिससे जनता की भलाई की उम्मीद करना क्या होगा, एक प्रकार की नाउमीदी की बात कर सकते हो, मतलब बेईमानी की बात कर सकते हो कि वो तीसरे ड्यूमा जो होगा वो जनता की कदापि भलाई नहीं कर सकती है। तो ये निरंकुश शासन व्यवस्था से जुड़ी हुई कुछ मुख्य बातें थी जिसके बारे में हमने अभी यहाँ पे चर्चा किया। ठीक इसी प्रकार से रूसी क्रांति का दूसरा जो कारण बताया जाता है वो है कृषकों की स्थिति, यानी कि किसानों की स्थिति। अब मैं बताऊं कि रूस की जो अर्थव्यवस्था थी वह मुख्यतः कृषि आधारित थी, यानी ठीक भारत की तरह, जैसे हम आज भी कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक उसी प्रकार से रूस भी उस वक्त कृषि आधारित देश ही था। क्यों? क्योंकि रूस का 85% पॉपुलेशन जो था ना वो कृषि पर आधारित थे, मतलब रूस की समस्त जनसंख्या का 85% काफी ज्यादा है, भारत से भी कहीं ज्यादा है, कि रूस की समस्त जनता का पॉपुलेशन का 85% लोग जो थे वो अपने जीवन यापन के लिए, अपनी जीविका के लिए कृषि पर डिपेंडेंट थे, खेती पर डिपेंडेंट थे। जबकि उस समय के अन्य देशों की तुलना किया जाए कि फ्रांस और जर्मनी की क्या स्थिति थी, तो फ्रांस और जर्मनी में महज 40 से 50% लोग ही थे ऐसे जो कृषि पर निर्भर थे, जबकि रूस में 85% लोग जो थे वो कृषि पे डिपेंडेंट थे। बहुत बड़ी बात है। उस समय रूस जो था वो अनाज का सबसे बड़ा निर्यातक था। अब आप समझ सकते हो कि जब 85% लोग जो है वो कृषि से जुड़े हैं, खेती बाड़ी से जुड़े हैं, तो प्रोडक्शन भी जो होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। इस वजह से उस समय रूस पूरी दुनिया में अनाज का सबसे बड़ा निर्यातक देश था। तो यहाँ पर बच्चों हो सकता है कि आपके मन में एक बात खुशी की आ रही होगी कि वहाँ के किसान की स्थिति तो बहुत ही अच्छी होगी भाई, क्योंकि 85% लोग जो है वो किसान हैं। पूरा रूस जो है वो दुनिया में अनाज का एक्सपोर्ट करने में, निर्यात करने में क्या है, नंबर 1 है। तो किसान की स्थिति जो होगी वो बहुत ही अच्छी होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। किसान की जो जिंदगी थी वो आज भी उस जमाने में भी कैसी थी, फटेहाल थी। मैं ऐसा वर्ड ही लिखा हूं कि फटेहाल, जिससे आप समझ सकते हो, मतलब देश का 85% लोग जो है वो किसान है और खेती भी अच्छी हो रही है, प्रोडक्शन भी अच्छा हो रहा है, लेकिन उनकी स्थिति जो है वो कैसी है, बिल्कुल फटेहाल है, स्थिति अच्छी नहीं है। आश्चर्य होगा आपको कि ऐसा, आखिर ऐसा हो क्यों सकता है, कैसे हो सकता है। तो आइए आपको समझने की आवश्यकता है यहाँ पे, क्योंकि किसान तो वहाँ के लोग थे, खेती तो करते थे, ये बात बिल्कुल सत्य थी, लेकिन जो जमीन थे, जमीन पर उनका मालिकाना हक नहीं था। तो आखिर जमीन किनका था, तो जमीन जो था वो मुख्यतः सामंत, चर्च और राजशाही सत्ता के नवाबों के हाथों में थी। यानी किसान हैं, हम खेती कर रहे हैं,
प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन अनाज का मालिकाना हक या जमीन का मालिकाना हक हमारा नहीं है। मतलब वहाँ के 85% लोग जो थे वो जरूर किसान थे, लेकिन वे भूमिहीन किसान थे। आपको यहाँ समझना होगा कि वे भूमिहीन किसान थे। वे खेतीहर मजदूर के रूप में उनके खेतों में काम करते थे। किनके खेतों में? सामंतों के खेतों में, चर्च के से जुड़े हुए लोगों के खेतों में, राजशाही सत्ता के नवाबों के खेतों में वे लोग खेतीहर मजदूर के रूप में काम करते थे। प्रोडक्शन ये जरूर जी तोड़ मेहनत करके करते थे, लेकिन सारे अनाज का जो स्वामी होता था वो यही सारे लोग होते थे। और इसी वजह से किसान लोग जो थे ना वो इन सभी लोगों से नफरत किया करते थे। और इसी का परिणाम है कि 1902 ईस्वी में पोल्टावा विद्रोह हुआ और 1902 में ही हरको में किसानों ने विद्रोह कर दिया सामंतों और चर्च से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ। और कई ऐसे उदाहरण आपके NCERT बुक में भी दिया गया है, जिसमें आपको पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसानों ने इन जमींदारों के गोदामों पर आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया, अनाज की बोरियां लूट ली, उनकी जो खाता बही थी जिनमें उनके कर्ज से जुड़े दस्तावेज थे उनको जला दिया, कई बार तो उनकी हत्याएं भी कर दी गई। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों किसान जो है इतने मजबूर हो जा रहे हैं कि वे हत्या कर रहे हैं, लूटपाट पर उतारू हो जा रहे हैं? तो इसका सीधा अर्थ आप समझ सकते हो कि किसान जी तोड़ मेहनत करते हैं, परंतु उनका अनाज के ऊपर, खेत के ऊपर मालिकाना हक नहीं है। कहीं न कहीं सामंतों के द्वारा, चर्च से जुड़े लोग और राजशाही सत्ता से जुड़े लोगों के द्वारा इन किसानों का रूस में क्या किया जा रहा था? शोषण किया जा रहा था। और ये शोषण कई 1 या 2 वर्षों से नहीं बल्कि लंबे वर्षों से होता आ रहा था। और यही वजह रहती है कि जब रूस में क्रांति होती है तो किसान वर्ग जो था वह भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। चलिए, तो ये हो गया। अब हम लोग तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है, क्रांति का तीसरा कारण है मजदूर वर्ग और पूंजीवाद। मजदूर वर्ग, जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि किसानों की स्थिति जो थी वो बहुत ही खराब थी, ठीक उसी प्रकार से रूस में उस जमाने में मजदूरों की स्थिति जो थी वह भी काफी मिजरेबल थी, जैसा कि मैं वीडियो में भी एक्सप्लेन करने वाला हूं। अब पूंजीवाद की मैं बात करूं तो पूंजीवाद का सीधा तात्पर्य होता है कि काम अधिक और वेतन कम, मतलब ज्यादा काम कराओ। पूंजीवाद का एक वाक्य में यदि आपको डिफाइन करना हो तो आप सीधा डिफाइन कर सकते हो कि पूंजीवाद का मतलब यह है कि काम अधिक और वेतन कम, मतलब जितना ज्यादा काम कराना है करा लो और कम से कम उन लोगों को वेजेस दीजिए, यानी कि मजदूरी दीजिए। आइए अब 1917 ईस्वी के पूर्व संध्या तक मैं आपको बतलाऊं कि रूस में औद्योगिक स्थिति क्या थी, पूंजीवाद और मजदूरों की स्थिति क्या थी। तो मैं आपको बताऊं कि उस जमाने में रूस में उद्योग धंधे जो थे वो बहुत ज्यादा नहीं थे। मुख्य औद्योगिक केंद्र के रूप में सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को ही थे। मतलब 2 सिटी ही ऐसे थे जहां पे मुख्य औद्योगिक कल कारखाने थे। पहला कौन सा? सेंट पीटर्सबर्ग, दूसरा कौन? तो मॉस्को। ये 2 प्रमुख औद्योगिक नगर थे और बहुत ज़्यादा कल कारखाने भी नहीं थे, परंतु जितने भी थे वो ज़्यादातर उनमें निजी स्वामित्व के थे, मतलब प्राइवेट सेक्टर के थे, गवर्नमेंट सेक्टर के वो कल कारखाने नहीं थे। वो किसी खास व्यक्ति समूह के द्वारा नियंत्रित किया जाता था। यानी कि आप समझ सकते हो कि जो भी कल कारखाने रूस में थे वो उस पर स्वामित्व जो था वो किसका था? तो बड़े बड़े पूंजीपतियों का। और वे बड़े बड़े पूंजीपति इन्हीं मजदूरों का शोषण करके ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने में लगे हुए थे, जिसकी वजह से इन मजदूरों का जीवन जो था वो नरक के समान हो गया था, नरक के जैसा हो गया था। आप यहाँ पे डाटा से समझ सकते हो कि मजदूरों की क्या स्थिति थी। मजदूरों को
15 से 20 घंटे तक 15 घंटे जो है वो काम करवाए जाते थे, परंतु उनको पेमेंट जो है वो 10 से 12 घंटों तक का ही दिया जाता था। अब मैं रूस की यदि महिला कामगारों की बात करूं तो वो एक 31% थे, मतलब जितना रूस में जितने मजदूर थे कल कारखानों में काम करने वाले, उनमें महिलाओं की प्रतिशत जो थी वो 31% थी। लेकिन यहाँ पर भी महिला कामगारों के साथ, महिला जो वर्कर्स थे, फीमेल वर्कर्स थी, उनके साथ भी भेदभाव किया जाता था। यानी उनसे काम तो समान रूप से लिए जाते थे, यानी उन महिलाओं से भी 15 घंटे काम करवाए जाते थे, परंतु उनको वेतन पुरुषों की तुलना में 70 से 50% तक ही दिया जाता था। मतलब यदि एक पुरुष कामगार को 100 रुपया मजदूरी दी जाती थी तो महिला कामगारों को 70 से 50 से 70 रुपया के बीच में ही मजदूरी दी जाती थी, जिस वजह से मजदूरों की स्थिति जो थी वो काफी दयनीय थी। वहाँ के प्रमुख उद्योगों की मैं बात करूं तो कोयला और स्टील, यही दो प्रमुख उद्योग थे। रूस के जो प्रमुख उद्योग थे वो कौन कौन? कोयला उद्योग और स्टील उद्योग। परंतु इसमें थोड़ा सा 1917 ईस्वी के पूर्व की मैं बात कर रहा हूं कि जब 1890 ईस्वी में रूस में रेलवे लाइन का विकास होता है, रेलवे लाइन बिछाई जाने लगती है, तो इससे उद्योगों में क्या आती है? तेजी आती है। और इसका परिणाम क्या होता है बच्चों कि कोयला उद्योग जो है वो 2 गुना बढ़ जाता है और आयरन उद्योग यानी कि स्टील उद्योग जो है वो 4 गुना बढ़ जाता है। परंतु उद्योगों का तो विकास होता है, कोयला उद्योग 2 गुना बढ़ गया, स्टील उद्योग जो है वो 4 गुना बढ़ गया, परंतु इससे फायदा सिर्फ और सिर्फ वहाँ के बड़े बड़े पूंजीपतियों को होता है, मजदूरों को कोई भी फायदा नहीं हो पाता है। यही सबसे बड़ी वजह रहती है कि रूस में मजदूर वर्ग जो है वो भी क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, और बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेते हैं बल्कि क्रांति की शुरुआत जो होती है वो इन्हीं मजदूरों के हाथों स्टार्ट होती है, जिसके बारे में मैं अगले वीडियो में आप लोगों को फिर से एक बार डिटेल में बतलाने जा रहा हूं। और मैं एक बार पुनः आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपको वाकई में हमारा वीडियो जो है वो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।